हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है और इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हम करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिसिट का मतलब होता है घाटा और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेगी। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पेपर में जैसे लिखना है मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट is not able to meet its expenditure through usual sources of revenue, it may resort to deficit financing to meet its deficit। अगर गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और आमदनी कम है, आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने खर्चे पूरे कर पाए, तो सरकार के पास एक ही तरीका रह जाता है इस घाटे को पूरा करने का, और वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। और दूसरा तरीका भी है पब्लिक बोरोइंग, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। Deficit financing means meeting the deficit between the government expenditure and revenue through the creation of new money। इसका मतलब ये है कि सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए, जो सरकार का घाटा है मतलब खर्चा ज्यादा सरकार का और आमदनी कम है, इस घाटे को पूरा करने के लिए नया मनी क्रिएट करना, मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू मनी करना। कैसे? The term deficit financing, however, has been defined in different ways in different countries। अब ये जो टर्म डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इसमें हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। इन वेस्टर्न कंट्रीज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स करंट रेवेन्यू इज रेफर टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूके वगैरह की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वो कहते हैं कि जो भी सरकार का फालतू खर्चा है, जो सरकार अपने रेवेन्यू से ज्यादा पैसे खर्च करती है, उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। दिस डेफिसिट इज नॉर्मली कवर्ड बाय मार्केट बोरोइंग्स, जिसको पब्लिक लोन्स कहा जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो फालतू का खर्चा है, ये कैसे पूरा किया जाता है? लोन्स लेके सरकार बोरोइंग्स करती है, ठीक है। एंड समटाइम्स बाय क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, और कभी कभी सरकार नए नोट भी छापती है। दस, इन द वेस्टर्न सेंस देयर इज डेफिसिट फाइनेंसिंग इवन व्हेन द डेफिसिट इज कवर्ड बाय मार्केट बोरोइंग्स। तो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो जब भी सरकार को घाटा होता है, तो सरकार या तो कर्जा ले लेगी या फिर उस घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छाप देगी, तो उसे वेस्टर्न सेंस में हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। बट इंडिया में क्या है? इन इंडिया हाउएवर डेफिसिट फाइनेंसिंग हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली। इंडिया में इसको थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन किया गया है। इट इज यूज्ड टू डिनोट द एक्सेस of total government expenditure over total revenue comprising current revenue and public borrowings। तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा ट्विस्ट है। इंडिया में ये कहा गया है कि जो भी सरकार का खर्चा एक्सेस होगा टोटल रेवेन्यू से, जिसमें कंप्राइज करता है करंट रेवेन्यू एंड पब्लिक बोरोइंग्स, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा गया है, ठीक है। दस, डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया मींस द एक्सपेंडिचर which is in excess of current revenue and public borrowings। तो सिंपल वर्ड्स में सरकार का जो रेवेन्यू है, ठीक है, मान लो 1,000 करोड़ सरकार को रेवेन्यू आया, प्लस जो पब्लिक बोरिंग्स भी सरकार ने की, उससे भी फालतू जो सरकार का खर्चा हो गया, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। द गवर्नमेंट मे कवर द डेफिसिट ईदर बाय रनिंग डाउन इट्स accumulated cash balance और by borrowings from the central bank, जिसको जो इंडिया में आरबीआई है। तो सरकार क्या करेगी? इस फालतू के खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार के पास अगर एक्सेस कैश बैलेंस पड़ा है, या तो उसको यूज करेगी या आरबीआई से बोरो करेगी। आरबीआई से बोरो करेगी तो मतलब नए नोट छापेगी, समझ की बात। When the government runs down its accumulated cash balances, it implies that withdrawal of cash balances from the Reserve Bank of India and increasing the supply of money thereby। तो जब भी सरकार आरबीआई से पैसे निकालती है, विड्रॉल करती है, या अपने कैश बैलेंस पे जो सरकार का अकाउंट आरबीआई के पास उससे निकालती है, तो उससे फालतू पैसा इकोनॉमी में आ जाता है, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। When the government borrows money from the Reserve Bank, the latter gives loans by printing more currency notes। तो आरबीआई क्या करता है? अगर सरकार आरबीआई से पैसे बोरो करेगी, तो आरबीआई तो नई करेंसी प्रिंट करके सरकार को दे देगा। This is known as demonetization of the government fiscal deficit by RBI। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि आरबीआई क्या करती है? आरबीआई सरकार के जो क्या कहते हैं डेफिसिट है, उसको डिमोनेटाइज कर रही है, मतलब डेफिसिट को खत्म कर रही है, ठीक है, बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी। दिस दस इन बोथ द केसेस मनी सप्लाई विल इंक्रीज। तो सरकार चाहे आरबीआई से बोरो करे
या सरकार आरबीआई को कहे मुझे पैसे छाप के दे, दोनों सूरतों में जो सरकार के पास तो पैसा आ जाएगा, मगर दोनों सूरतों में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, ठीक है, जिससे कि इन्फ्लेशन का खतरा रहता है। इट इज क्लियर from the above discussion that while the concept of deficit financing in the Western countries does not treat public borrowing as the revenue of the government, the Indian concept takes it as revenue of the government. तो सिंपल वर्ड्स में वेस्टर्न कंट्रीज जो है पब्लिक बोरोइंग को गवर्नमेंट का रेवेन्यू ट्रीट नहीं करती, मतलब करती है, और जो इंडिया है वो जो पब्लिक बोरोइंग है उसको अलग रखती है और जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको अलग रखती है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है नई करेंसी छापना। जब भी सरकार को घाटा होएगा, सरकार आरबीआई से पैसे मांगेगी, बोरोइंग करेगी और आरबीआई नए नोट छाप देगी। अब आ जाता है व्हाई डेफिसिट फाइनेंसिंग, व्हाई देयर इज अ नीड, नीड क्यों है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों चाहिए, या डेफिसिट फाइनेंसिंग हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अलग से भी आ सकता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन बी यूज्ड एज अ टेक्निक of meeting the financial needs of the government under different situations। तो अलग अलग सिचुएशंस में अगर सरकार को पैसे की जरूरत है तो उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। कैसे? पॉइंट ए लिखा है मैंने, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड वॉर। अगर जंग लगी है, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो सरकार अपने नोट छापेगी ना, समझ की बात। डेफिसिट फाइनेंसिंग हैज जनरली बीन यूज्ड एज अ मेथड ऑफ मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द टाइम्स ऑफ वॉर। वॉर के टाइम पे सरकार को पैसे चाहिए, तो सरकार रिजर्व बैंक को या अपने सेंट्रल बैंक को कह सकता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, कर्जा दो या फिर नोट छापो, ठीक है। तो अगर आरबीआई के पास एक्सेस रिजर्व्स पड़े हैं तो वो दे देगी एज अ बोरिंग्स में, अगर नहीं पड़े हुए तब नोट छापने पड़ेंगे, समझ की बात। तो मॉडर्न वॉर इज अ कॉस्टली प्रोपोजिशन। आपको पता है मॉडर्न वॉर हजारों करोड़ों रुपए के एक एक जो मिसाइलें आती हैं, टैंक आते हैं, या हजारों करोड़ों रुपए के जहाज आते हैं, तो ये तो कॉस्टली अफेयर है। ड्यूरिंग अ वॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट to mobilize adequate resources for financing war expenditure through its normal methods of raising resources। अब आप दिमाग से सोचो, अगर नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तो लोग काम कर रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, मगर नॉर्मल प्रोपोजिशन में काम तो चल नहीं रहा, काम तो ठप हो गए, तो सरकार के पास एक ही तरीका रह गया, नोट छापने का, ठीक है, या फिर बोरिंग्स करने का। जैसे यूक्रेन ने रशिया के साथ लड़ाई कर ली है, ठीक है। लड़ाई कैसे की आपको पता ही है कि अमेरिका ने पंप दिया कि तू नेटो ज्वाइन कर ले, और कहते हैं हम हेल्प करेंगे, और बीच में खुद तो आए नहीं डायरेक्टली, अब लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, उसके ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट करी जा रही है, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ मीटिंग द वॉर रिक्वायरमेंट्स। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग एक बड़ा ही आसान तरीका है जिससे फटाफट से नोट छाप के काम चलाया जा सकता है इकोनॉमी में। यूज ऑफ एडिशनल मनी टू मीट वॉर एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन rise in prices and this feeds inflationary pressure in the economy। अगर नए नोट छापेंगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बी पॉइंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड डिप्रेशंस। तो जब भी किसी कंट्री में डिप्रेशन आता है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग एक इंपॉर्टेंट जो है तरीका है, जो लॉर्ड कीन्स जो हुए उन्होंने कहा है कि सरकार को वो डिप्रेशन या रिसेशन से इकोनॉमी को निकालना पड़ेगा। जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है जेम कीन्स, इनको कुछ लोग केन्स भी कहते हैं, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मुझे ट्रोल मत करना, केन्स या कीन्स एक ही बात है। हैज एडवोकेटेड द डेफिसिट फाइनेंसिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर ओवरकमिंग द डिप्रेशन एंड रेजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो केन्स ने यही कहा था कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो काफी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सरकार का, जिसके थ्रू सरकार अपनी इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकाल सकती है और एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट का लेवल बढ़ा सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी इन डिमांड। तो डिप्रेशन में या रिसेशन में क्या होता है, डिमांड गिर जाती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू केन्स अनएम्प्लॉयमेंट may be removed by increasing the aggregate demand। तो केन्स कहते थे अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं। Since there is a lack of incentive during depression, private sector does not undertake large investment। तो क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पे कोई इंसेंटिव नहीं रहता प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को वो इन्वेस्टमेंट करें, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो ये काम सरकार को ही करना पड़ता है। Therefore, the government should step in, the government should increase its expenditure and finance it बाय क्रिएटिंग न्यू मनी। तो सरकार क्या करती है, खुद आती है आगे और ज्यादा खर्चा करती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करती है, जैसे इकोनॉमी में पैसे की सर्कुलेशन फिर से घूमती है। जैसे कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जो गवर्नमेंट्स हैं उन मतलब प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट करने आया नहीं, लॉकडाउन्स लगे हुए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में पैसा पंप अप किया
ताकि जो इकोनॉमी है वो रिसेशन या डिप्रेशन में ना चली जाए। आपको याद होगा फॉरेन कंट्रीज जैसे कनाडा, अमेरिका, उन्होंने तो अपने सिटीजन्स के खातों में पैसे डाल दिए थे। इंडिया में तो खैर ऐसा नहीं हुआ। द प्रोग्राम of public expenditure financed through deficit financing will increase the purchasing power in the hands of the public, leading to increase in aggregate demand। तो जब भी सरकार ज्यादा खर्चा करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो अल्टीमेटली पैसा घूम के लोगों के पास जाएगा, और अगर पैसा लोगों के पास जाएगा, लोग डिमांड करेंगे। दिस विल लीड टू लार्जर प्रोडक्शन बाय यूटिलाइजिंग अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए थे उनको भी जॉब्स मिलेंगी और उनसे भी काम कराया जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड, जब भी डिमांड मतलब जब इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है, डिमांड गिर जाती है, उस डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने चाहिए, ऐसा जॉन मेनार्ड केन्स का मानना था। ठीक है, Thus, deficit financing will lead to increase in output and employment in the economy। तो deficit financing से income, employment, output बढ़ती है। ठीक है, तो deficit financing therefore is a powerful tool to to pull the economy out of depression। तो इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग has been recommended by many economists as a useful method of financing development plans in the underdeveloped countries and in accelerating the rate of economic development। तो जो गरीब कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उनको भी इकोनॉमिस्ट ज्यादातर सलाह ये देते हैं कि भाई तुम डेफिसिट फाइनेंसिंग करो, किसी और से कर्जा लेने से अच्छा है अपने नोट वगैरह छापो, ताकि इकोनॉमी में पैसा आए और डेवलपमेंट हो। The use of deficit financing for economic development has been supported by the following grounds। तो फॉलोइंग आर्गुमेंट्स हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए। उसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रेजिंग द एडिशनल रिसोर्सेज। ठीक है, अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतने जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता, तो अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी तो ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाएगा। समझ की बात। डेफिसिट फाइनेंसिंग enables the government to raise the financial resources quickly for financing development। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग एक इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि आरबीआई या सेंट्रल बैंक को कभी भी क्या कहा जाता है कि भाई तुम नोट छापो और मुझे दो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में लगा के डेवलपमेंट करूं। It is not always possible to mobilize enough resources from taxes and internal and external borrowings। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सरकार के पास टैक्स वगैरह से या नॉन टैक्स रेवेन्यू से काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सरकार के पास जो है इंटरनल या एक्सटर्नल बोरोइंग से इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि वो अपने जो डेवलपमेंट प्लान है उनको फाइनेंस कर सके। In a democratic country like India, the government finds it difficult to raise large resources through taxes। तो अंडर डेवलप कंट्रीज जैसे इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग स्टेज में है, तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि टैक्स से सरकार काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके जितना देश के खर्चे के लिए चाहिए। दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ लो टैक्सेशन कैपेसिटी ऑफ द पीपल ड्यू टू देयर लो इनकम। क्योंकि लोगों की इनकम्स लो हैं, अगर इनकम्स लो होंगी तो वो टैक्सेस भी तो कम देंगे। अब कई लोग मुझे इस बात पे ट्रोल कर सकते हैं कि भाई इंडिया में इनकम लो थोड़ी ना है। तो अगर इनकम लो नहीं है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन क्यों बांट रहे हैं? समझ की बात। मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की है उस सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में राशन बांटते हैं। मगर अगर 80 करोड़ लोग जो कि तकरीबन 50% से ज्यादा हैं, अगर उनको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है या अनाज देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देश में गरीबी काफी ज्यादा है। ठीक है, moreover people may oppose any attempt of the government to increase the taxes। और अगर सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए तो लोग अपोज करेंगे, क्या पता दोबारा सरकार को चुन चुन के ना आने दें। तो सरकार को टैक्स बढ़ाएगी तो वो तो सरकार को डबल एज सॉर्ड होगी ना, कि टैक्स बढ़ाया, एक तो लोगों ने टैक्स की भी चोरी करनी शुरू कर दी, दूसरी तरफ लोगों ने सरकार भी चेंज कर दी। समझ की बात। वॉलंटरी बोरिंग्स अलोन हैव अ लिमिट ड्यू टू लोअर सेविंग्स ऑफ द पीपल। तो वॉलंटरी बोरोइंग्स भी, मतलब सरकार को बोरोइंग्स कौन देता है? आप खुद सोचो, आप कितना कर्जा सरकार को देते हो। ठीक है, तो सरकार को बोरोइंग्स में भी जो है वो बोरोइंग्स भी नहीं लोग देते वॉलंटरीली। कोई किसी के पास हाई फाई पैसा होगा तो बॉन्ड्स खरीद लेगा, ज्यादातर लोग तो नहीं खरीदते। ठीक है, Hence, deficit financing becomes an attractive alternative। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है यही एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव बनता है कि भाई सरकार टैक्स से तो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही और बोरोइंग्स इतनी ज्यादा विद इन द कंट्री हो नहीं रही, आउटसाइड से शायद ना मिले इतनी ज्यादा, तो फिर नोट छापो, वही मेन तरीका बच जाता है। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ सेविंग्स। Deficit financing is a concealed and clear method of raising resources। ये तो सबको पता है
कि डेफिसिट फाइनेंसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार अपने रेवेन्यू के रिसोर्सेज बढ़ा सकती है, ठीक है। टैक्सेस आर कंपल्सरी बट देयर बर्डन कैन बी सीन एंड सेल्ड। तो सिंपल वर्ड्स में आपको पता है कि टैक्सेस एक जो है डायरेक्ट कंपल्सरी पेमेंट है जो देनी देनी है, और टैक्सेस के जो बर्डन है वो फील किए जा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज डिफिकल्ट टू रेज द टैक्सेस बाय लार्ज मैग्नीट्यूड। तो सरकार हाई फाई टैक्सेस नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगले सेशन में क्या पता सरकार को चुने ही ना वो सेम पार्टी को। बोरिंग्स इज वॉलंटरी बट इट कैन बी यूज्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ओनली। जब सरकार बोरिंग कर रही है वो तो लिमिटेड है ना, सरकार अनलिमिटेड बोरिंग तो नहीं कर सकती। और सबसे पहले बोरिंग तो वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब हमारी मर्जी, हम सरकार को कर्जा दें ना दें। फॉरेन लोन के लिए उनकी मर्जी, वो सरकार को कर्जा दें ना दें। डेफिसिट फाइनेंसिंग डज नॉट इम्पोज एनी direct burden on the people and hence it does not arouse their opposition। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी सरकार नए नोट छापेगी तो इनडायरेक्टली लोगों को तो पता लगा नहीं कि क्या हुआ, तो लोगों का अपोजिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लोग अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मान लो कल को सरकार बाहर से कर्जा लेके आ जाती है तो सरकार के ऊपर तो कर्जे का बर्डन पड़ गया, मगर अगर सरकार नोट छापती है तो लोगों को क्या पता कितने नोट छपे। तो इनडायरेक्टली एक टाइप का ये कह सकते हैं कि कोई अपोजिशन नहीं होता। येट resources are generated by it as if by a मैजिक वैंड। तो मतलब पैसे तो बन जाते हैं, जैसे जादू की छड़ी घूम के पैसा आ गया, वैसा तो पैसा सरकार के पास आ जाता है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू राइज इन प्राइसेस। मगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ जाता है तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट रियल कंजम्पशन फॉल्स एंड सेविंग्स इज जनरेटेड। तो इससे क्या होता है, जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो रियल कंजम्पशन, प्राइसेस बढ़ने से डिमांड तो कम हो जाएगी, कंजम्पशन गिर जाएगी, तो लोगों के पास जेबों में पैसे पड़े रह जाएंगे। इसको कह देते हैं फोर्स्ड सेविंग्स हो जाती हैं एक टाइप की लोगों की। दिस इंक्रीजेस सेविंग्स इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड द गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, लोगों के पास, प्रोड्यूसर्स के पास और गवर्नमेंट के पास भी सेविंग्स बढ़ जाती हैं। व्हेन सम रिसोर्सेज आर अप्रोप्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इन दिस मैनर लेस इज लेफ्ट फॉर द पब्लिक टू स्पेंड ऑन गुड्स। लोगों के पास तो कम पैसा रह जाता है। क्यों? लोगों के पास कम पैसा है, लोग खर्च सकते नहीं है, तो करें क्या? समझ गई बात? तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ये है कि नए नोट छापने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से महंगाई आ जाती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट थ्रू प्राइस राइज इज कॉल्ड फोर्स्ड सेविंग्स। तो सरकार के पास घुमा फिरा के पैसा सरकार के पास ही आ जाता है, जिसको हम कह देते हैं कि फोर्स सेविंग होगी एक टाइप की। Thus, deficit financing generates savings which are used for financing development expenditure by the government। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग से जो भी पैसा सरकार इकट्ठा करती है वो अपने डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर लगा जाती है। तो अगर डेवलपमेंट के ऊपर लगाती है तो ही फायदा है नए नोट छापने का, अगर डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा नहीं किया तो कोई फायदा नहीं हुआ। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड या फिर एडिशनल परचेजिंग पावर। तो जब भी सरकार नए नोट छापेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड थ्रू इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार खर्चा बढ़ाती है, जब नए नोट आते हैं तो सरकार तो खर्चा करेगी तो आपको पता है ना फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड का, क्या फॉर्मूला है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, मतलब सरकार का खर्चा। तो ये एडी बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब सरकार खर्चा बढ़ेगी करेगी, लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोग भी खर्चा करना शुरू कर देंगे। This increases income and purchasing power of the people। इससे लोगों की इनकम और परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। As a consequence, there is increased demand for goods and services leading to increase in production, employment and income। तो जब इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा लोग डिमांड बढ़ाएंगे, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, प्राइस राइज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन द लॉन्ग रन। जो प्राइस राइज है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है लॉन्ग रन में। कैसे? Another justification for deficit financing is that rise in prices will be self-destructive in the long run। जो prices बढ़े हैं वो अपने आप ही long run में थोड़े stabilize हो जाएंगे। कैसे? With the increase in money supply due to deficit financing, prices do rise। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब नए नोट छापेंगे तो prices बढ़ेंगे, but prices rise only for a short period। जो price rise होता है वो short period के लिए होता है। As soon as goods start flowing from development projects financed through deficit financing, prices may move down। तो शॉर्ट पीरियड में तो प्राइस बढ़ गए, मगर जब भी प्राइस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर्स एनकरेज फील करेंगे ताकि वो और ज्यादा सामान बनाए। जब ज्यादा सामान बनाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस जो है कूल डाउन आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मीटिंग इंक्रीज डिमांड फॉर मनी।
आपको ये पता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड फॉर मनी भी तो बढ़ रही है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स दैट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया require additional doses of money for meeting the additional demand for money in the course of economic development। तो जैसे जैसे देश की तरक्की होती है वैसे वैसे मनी की डिमांड भी तो बढ़ती जा रही है। उस मनी की डिमांड को पूरा करने के लिए भी सरकारें डेफिसिट फाइनेंसिंग करती हैं। Increased monetization and rise in the income level generate more demand for money in the course of economic development। तो जैसे जैसे मोनेटाइजेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिमांड फॉर मनी भी बढ़ती जा रही है। इस जो मनी की जो डिमांड है, इस ये जो बढ़ती हुई डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए भी जो सरकारें हैं वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करती हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा डेफिसिट फाइनेंसिंग का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया मीनिंग क्या है या नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब बता दूं आपको कि चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।